नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को, जिसमें कि हमने लर्निंग थ्रू पीवाईपी की सीरीज में वी वर डिस्कसिंग द एंटायर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2020, राइट। 2020 का मेंस एग्जामिनेशन जो कि हाल ही में कंडक्ट किया गया था जनवरी के पहले हफ्ते में, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट हमने 75% ऑफ आवर डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। 75% से मेरा मतलब ये है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इन तीनों को हम कंप्लीट रूप से डिस्कस कर चुके हैं और सभी की सभी वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। अब हम फोर्थ पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज जीएस पेपर 4, जो कि होता है एथिक्स वाला पेपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस एथिक्स वाले पेपर के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसी में हम इसकी जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसके कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस को आपके साथ कवर किया जाएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं पहली बार, यानी कि जिन्होंने इस वीडियो को देखा है या फिर जिनको नहीं मालूम कि लर्निंग थ्रू पीवाईपी क्या है, तो उनको भी कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, लर्निंग थ्रू पीवाईपी जो है ये बेसिकली एक सीरीज़ है जो कि हम स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे चलाते आ रहे हैं सिंस 2013। 2013 वो साल है जब यूपीएससी ने अपने पैटर्न में बड़े बदलाव किए थे। एंड तब से लेके अभी तक हमने इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। 2020 के भी पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड होपफुली हम 2021, 2022 सभी के पेपर्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। पीवाईपी का मतलब यहाँ पे बेसिकली है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि जो गुजरे हुए सालों के पेपर्स हैं उनसे हम किस तरीके से सीख सकते हैं, उनसे हम किस तरीके से अपने जो पेपर्स हैं, अपनी जो अटेम्प्ट है उसको और बेहतर कर सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, आप देखिए अभी तक हमने जितने भी पेपर्स को डिस्कस किया है उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है बच्चों को, एंड दे हैव बीन एबल टू इम्प्रूव देयर अटेम्प्ट इन मेंस बाय अ लॉट मच परसेंटेज। यदि आप इस साल तैयारी कर रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप भी मेंस लिखेंगे तो इस सीरीज़ को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हम GS4 एथिक्स की थ्योरी के पार्ट 1 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं GS4 के 2020 के पेपर की ब्रेकअप के बारे में। ये बहुत बेसिक सा ब्रेकअप हमने बनाया है, मतलब जिस तरीके से हम GS पेपर 1, 2 और 3 में कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट्स का फ़र्क है। 1 में आपको मालूम है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। 2 में हमें मालूम है पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, उसके बाद सोशल जस्टिस है वगैरह वगैरह। 3 में बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। तो हम वहाँ पे एक ब्रेकअप दिखा सकते हैं, लेकिन पेपर 4 में इतना प्रॉपरली ब्रेकअप दिखाना उतना आसान नहीं होता। हम क्या करते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देते हैं। ओवरव्यू क्या है कि देखिए, पेपर सबसे पहली बात तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो आपकी हो गई थ्योरी और एक आपकी हो गई केस स्टडीज। तो देखिए, थ्योरी और केस स्टडीज का जो ब्रेकअप है वो लगभग पिछले 4-5 साल से सेम ही रह रहा है। अगर थ्योरी का पूरा ब्रेकअप देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52%, और अगर हम केस स्टडीज़ का ब्रेकअप देखें तो ये वाला जो पार्ट है 48% का पार्ट है। इसमें कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। अभी 52 और 48 है, इट कैन बी 50-50 ऑल्सो। उस केस में भी ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, केस स्टडीज़ भले ही 48% वेटेज हो, भले ही 50% वेटेज हो, लेकिन जो नंबर ऑफ केस स्टडीज़ हैं वो फिक्स रहती हैं। यूपीएससी ने पिछले 7 ईयर्स में अभी तक नंबर ऑफ केस स्टडीज़ को चेंज नहीं किया है, और अगर यही पैटर्न कंटिन्यू करती रही यूपीएससी तो मुझे नहीं लगता कि केस स्टडीज़ का जो नंबर है वो बदलेगा, वो 6 का 6 ही रहेगा। अब देखिए, 48% का मतलब क्या है? 48% का मतलब है कि केस स्टडीज़ को 120 मार्क्स की वेटेज दी गई है, और 50% का मतलब क्या है कि केस स्टडीज़ को 125 मार्क्स की वेटेज दी गई है। तो ओवरऑल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और बचा हुआ 52% आपका थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी के पार्ट में हमने अगेन यहाँ पे काफ़ी कोशिश की कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकें कि किस तरीके से क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो वहाँ पर भी हमें कुछ ज़्यादा पैटर्न देखने को नहीं मिला है यहाँ पर, लेकिन हमने फिर भी एक छोटा सा सेगमेंट आपके लिए बनाया है। वो ये है थिंकर्स एंड कोटेशंस, यानी कि क्या यूपीएससी थिंकर्स और कोटेशंस में से क्वेश्चंस को पूछ रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अगेन हमने एक पैटर्न देखा है कि ऑलमोस्ट फिक्स है, हर साल यूपीएससी 3 सवाल पूछती है और 3 कोटेशंस आपसे पूछी ही जाती हैं। उसी आधार पे इसकी जो वेटेज है वो 12% की रहती है। क्यों? क्योंकि 3 सवाल होते हैं, हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की होती है। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, हर साल कोटेशंस पूछी जाती हैं।
ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि कोटेशंस को लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। हर साल कोटेशंस पूछी जाएंगी ही जाएंगी। ये भी एक फिक्स पैटर्न है जो कि यूपीएससी सिंस 2016 फॉलो करता आया है, ठीक है। इनफैक्ट 2013 में कोटेशंस पूछी गई, 14 में कोटेशंस पूछी गई, 15 में कोटेशंस आई थिंक नहीं पूछी गई। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 में फिर से यूपीएससी ने हर साल कोटेशंस पूछी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि ये भी एक फिक्स पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिलता ही रहता है। बचा हुआ जो थ्योरी का पार्ट है उसको तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, एंड मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो वही स्टैंडर्ड है, 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चंस को 2 भागों में बांटा हुआ है। जो 2 भाग हैं बेसिकली सेक्शन ए आपका थ्योरी है और सेक्शन बी आपका केस स्टडीज है। वर्ड लिमिट पर्टिकुलरली जीएस पेपर 4 में प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीएस पेपर 4 इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट पेपर, तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसा कि एग्जामिनर यहाँ पे लिखता भी है, कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। इसका मतलब कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 वर्ड लिख रहे हैं, 200 वर्ड लिख रहे हैं, भले आप 100 वर्ड लिखें, लेकिन अगर वो काम के शब्द हैं और अगर आप एग्जामिनर को अपना जो ओपिनियन है वो पहुंचा पा रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट मच मोर मार्क्स एज कंपेयर टू दी कॉम्पिटिशन, ठीक है। राइट, यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं और यदि आप मुझसे मेरे यूट्यूब की सभी वीडियोस की पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एक्सक्लूसिव अनिरुद्ध सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी यदि आपको क्वेरी है रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो प्लीज़ बिना हिचकिचाए मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, एंड ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। एंड यदि आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स की, 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, डो नॉट फॉरगेट टू बाय दिस कोर्स। दिस हैज़ बीन द बेस्ट सेलर कोर्स और इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है, जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन। तो यदि आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूंगा कोर्स बाय करने के लिए, बिकॉज इट हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू स्पेशली दोज पीपल जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो इस कोर्स को आप जाके बाय कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द कोर्स इज 2499 और अभी शायद कुछ सेल भी चल रही है स्टडी IQ ऐप पे वैलेंटाइंस डे के अवसर पे, तो उसको जाके आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। राइट, लेट अस बिगिन। सबसे पहले सवाल की बात करेंगे। अगेन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वही रहता है। पहले हम अप्रोच की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अप्रोच की बात करते हैं। अधिकतर समय इसी में चला जाता है, क्वेश्चन को समझने में और अप्रोच को समझने में। आंसर स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं इसको बहुत जल्दी सम अप करने की कोशिश करता हूं। आप चाहें तो आप इसको बाद में ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। राइट, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या है ये खुद ही आपको एग्जामिनर ने बता रखा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये CNP मैंने कभी सुना नहीं हुआ, ठीक है। विच इज ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर CNP के 3 मुख्य घटकों के 3 कंपोनेंट्स जैसे कि मानवीय पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, मृदु शक्ति यानी कि सॉफ्ट पावर तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी सिंपली 3 चीज़ों की बात करनी है। क्या क्या चीज़ों की बात करनी है कि ह्यूमन कैपिटल में एथिक्स का क्या रोल है। अगर सोसाइटी में मान लीजिए एथिक्स और वैल्यूज़ हैं, अगर आप में मान लीजिए कुछ मूल्य हैं, अगर आप में मान लीजिए कुछ नीति शास्त्र हैं, ठीक है, तो उस केस में आप ह्यूमन कैपिटल में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर सोसाइटी में एथिक्स और वैल्यूज़ हैं तो वो सॉफ्ट पावर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सोसाइटी में एथिक्स और वैल्यूज़ हैं तो वो सोशल हार्मनी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही टू द पॉइंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है क्वेश्चन का वो है एथिक्स एंड वैल्यूज़। तो आपको बहुत ही ब्रीफली बताना होगा कि एथिक्स और वैल्यूज़ क्या है। ध्यान रखिए 150 वर्ड्स हैं, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना रिगार्डिंग एथिक्स एंड वैल्यूज़, आपको ब्रीफली डिफाइन करना है एथिक्स और वैल्यूज़ को। देखिए, सबसे पहले एथिक्स क्या है? दे आर स्टैंडर्ड्स विच गाइड आवर डिसीजन, एक्शन एंड बिहेवियर। प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स मेक्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर एंड गेट कनेक्टेड टू द सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे फैसलों को, हमारे एक्शंस को और हमारे व्यवहार को एक तरीके से
गाइड करते हैं। वैल्यूज ऑन द अदर हैंड आर डिफाइंड एज द एक्ट्स, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्ड इन अ फेवरेबल वे। आप किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं, आप मानते हैं कि हमें हर रोज़ सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए, आप मानते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन किसी टेम्पल को या फिर किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाहिए, ठीक है, तो एक कस्टम है तो आप उसको वैल्यू करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ वैल्यू। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू टिपिकली कंटेन्स वर्ड्स ऑफ अप्रूवल, वर्ड्स ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, और या फिर ऑब्लिगेशन, या फिर मान लीजिए होता है कि आपको किसी ने कहा कि नशे करना गलत बात है, राइट, तो वो क्या है कि क्योंकि आप नशे को वैल्यू नहीं करते तो उसमें डिसअप्रूवल भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली बहुत तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं, एथिक्स अलग चीज़ें होती हैं। आपको अपनी डेफिनेशन इस तरीके से देनी है कि दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं। डेफिनेशंस आपको अलग अलग मिल जाएंगी, जगह जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन जो मोटा मोटा इसका क्रक्स है वो आपको समझना होगा। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, डिस्कस देयर रोल, इनका रोल क्या है, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स एंड वैल्यूज़ लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। ये वन बाय वन करके बात करेंगे। बोथ हैव इमेंस सिग्निफिकेंस इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ CNP, जो आपको हमने बता दिए हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस कैसे हैं। यदि लोग एथिकल आइडियल्स को अडहेयर करेंगे बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन दैट विल मेक द सोसाइटी मच मोर डिसिप्लिन्ड। वहाँ पे अनुशासन बेहतर होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, कंपैशन, सहानुभूति एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन द लॉन्ग टर्म दिस विल क्रिएट मोर एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कंट्री, राइट। अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में सभी लोगों में आपस में अच्छी बातचीत होती है, अच्छा व्यवहार सभी लोग बरतते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मोहल्ले की ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है आपके मोहल्ले का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब लोग खुश होंगे तो ज़्यादा उनका जो उस मोहल्ले के बच्चे होंगे पढ़ाई में मन लगेगा, आगे जाके वो अच्छा काम कर पाएंगे। जो बड़े लोग होंगे वो आपस में बातचीत करते हैं तो वो अपने ऑफिस में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। तो हर तरह का जो ये काम है ये आगे जाके क्या कर रहा है, अपने ही देश के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मानव संसाधन खड़े कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं जापान में ऐसा क्यों हुआ। देखिए जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास मिनरल्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, आपको मालूम है एक छोटा सा आइलैंड है, उसके बावजूद भी जापान दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर कैसे बना, क्यों, क्योंकि उसकी जो सोसाइटी है बहुत एथिकल है और जो वर्कफोर्स है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, राइट। सो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके साथ में अगर आप देखें, आपने यहाँ पे क्या बताया, आपने पहले पार्ट को एड्रेस किया है कि ह्यूमन कैपिटल में किस तरीके से एथिक्स और वैल्यू का बड़ा भूमिका है। सेकेंड पार्ट की बात करें, मॉरल सोसाइटी। विदाउट अ मॉरल सोसाइटी नो ग्रेट कंट्री कैन बी बिल्ट। एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंट मेंशन ऑफ राम राज्य बाय गांधी जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस अंडरस्कोर्स दिस। सो अगेन इसको आप एक रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहते हैं, इसको आप देखना चाहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि जो अच्छी गवर्नेंस है उसके लिए वो बार बार राम राज्य बोलते हैं, तो वो बेसिकली बोलते हैं कि अच्छे मॉरल्स होने चाहिए। अगर अच्छे मॉरल्स होंगे तो अच्छी गवर्नेंस करनी काफ़ी आसान हो जाती है। यही नहीं, अगर आप सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पे सक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज सच एज ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा शोज द सॉफ्ट पावर ऑफ अ कंट्री इन गुड लाइट। अब आप खुद देखिए, मान लीजिए आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही है, दुनिया भर में लोग एंटी चाइना हो रखे हैं, राइट। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया। कई लोग मानते हैं कि कोविड-19 वहाँ से आया एंड सो ऑन, उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट जो बॉर्डर इश्यूज़ में उलझी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो चाइना की गवर्नमेंट की वजह से उसके जो लोगों के प्रति एटीट्यूड बन चुका है बाकी लोगों का, शायद वो थोड़ा खराब बन चुका है। आपको एक समय याद होगा 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है इनफैक्ट, जब भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। तो क्यों कहा जाने लगा, बिकॉज वैसी चीज़ें हाईलाइट होने लगी, ठीक है। तो ये क्या था, उस टाइम पे भारत की सॉफ्ट पावर कम हो रही थी। जो हमारी सॉफ्ट पावर, जिसको हिंदी में ये कह रहे हैं मृदु शक्ति, ये कम हो रही थी। संस्कृति और नीतियाँ, राइट, तो ये हमारी कम क्यों हो रही थी। एक टाइम पे कहा जा रहा था भारत स्कैम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाने लगा, बिकॉज भारत में वैल्यूज़ की कमी थी। ऐसा उस टाइम पे लोगों को लगना स्टार्ट हो गया, हाईलाइट होने लग गई ये सब चीज़ें। इसीलिए अगर आप ये करते हैं, तो अगर आपकी सोसाइटी में मान लीजिए एथिकल आइडियल्स हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उस केस में ये सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान इज ग्लोबली एक्लेम्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टू एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन इशूज ब्रॉट ग्रेट प्रेस्टीज फॉर द कंट्री। जो बिश्नोई कम्युनिटी थी, जिस तरीके से उन्होंने एनवायरमेंट के लिए एक्टिविज्म दिखाया,
उसके चलते भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ, भारत की अच्छी इमेज बनी। सिमिलरली अगर बात करें, भारत के कहने पे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया। तो मान लीजिए कोई और कंट्री आके बोले कि इसको ऐसा करिए, तो क्या वो शायद यूएन सुनता, शायद ना सुनता, लेकिन भारत के कहने पे उन्होंने सुन लिया। सिमिलरली एक टाइम ऐसा था जब भारत के कहने पे इन्होंने इंटरनेशनल डे फॉर द पल्सेस भी ऑब्जर्व किया। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है ऑफ द पल्सेस, ठीक है। तो इंडिया के कहने पे यूएन ने उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पल्सेस को भी कमेमोरेट करवाया। तो ये क्यों हुआ? इंडिया के कहने पर ही क्यों हुआ? क्योंकि यूएन मानता है कि भारतीयों में जो आइडियल्स हैं वो अच्छे हैं, भारतीयों की जो वैल्यू सिस्टम है वो अच्छा है, इसीलिए जो कंट्री की सॉफ्ट पावर है वो बेहतर बनी, राइट। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं ना कि अगर आइडियल्स वैल्यूज हैं, दिस इज हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द सॉफ्ट पावर ऑफ अ कंट्री। सिमिलरली अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें विच इज द सोशल हार्मनी, तो उसका भी कंट्रीज विद कम्युनल हार्मनी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई रिगार्ड वर्ल्ड वाइड एंड इंक्रीजेज इट्स प्रेस्टीज इन द इंटरनेशनल फोरा। अब देखिए इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा विविधता है, हर एक धर्म के, हर एक रेस के, हर एक तरह के लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग भी रहते हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट लोग भी रहते हैं, लेकिन सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद लोग बोलते थे कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है ऐसी कंट्री का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज इंडिया को उदाहरण के तौर पे पेश किया जाता है कि डिस्पाइट सो मच डाइवर्सिटी इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, हमारी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी हैज़ बीन एबल टू शो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड, राइट। तो ये क्यों हो पाया है? डाइवर्सिटी अगर हमारे पास थी ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ आइडियल्स थे, कुछ वैल्यूज़ थी, जिसकी वजह से हमने आज भी कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड को शो किया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लिंक दिस। जितने आप एग्जाम्पल्स देंगे उतना बेहतर होगा, नहीं भी देंगे इट्स फाइन, बट एग्जाम्पल्स देने से एथिक्स के पेपर में आपकी जो मार्किंग और जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, राइट। यू कैन कंक्लूड इट, अगर नहीं भी देंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि याद रखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में ही लिखना है। कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी देंगे इट्स फाइन, ये केवल आपके पर्पसेस के लिए, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Education is not an injunction, it is an effective and pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Examine the new education policy 2020 in light of the above statement. अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एथिक्स में, लेकिन साथ ही में एग्जामिनर ने करंट अफेयर्स को भी जोड़ दिया है। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, बट हम इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, शिक्षा एक निषेधाज्ञ है, ये व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, असल में आप एथिक्स में क्या पढ़ते हैं? आप एथिक्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। दो चीज़ें बहुत ही कॉमनली पढ़ी जाती हैं, वन इज मॉरल एजुकेशन, ठीक है, सेकेंड इज वैल्यू एजुकेशन। ये दो चीज़ें बहुत ही कॉमनली पढ़ाई जाती हैं एथिक्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को उसी हिसाब से इसी डायरेक्शन में लेके जाना है। और आप यहाँ पे ध्यान से भी देखिए, एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन, ठीक है, इट इज़ एन इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट एन इंजंक्शन का मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था, एटलीस्ट अगर हमारे टाइम की बात करें, 10-15 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे क्या था कि मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और हमारे टाइम पर भी ये लोग बोलते थे कि मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ना हम एजुकेशन में ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ जिससे कि एक इंसान एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनकर सामने आए, राइट। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसी टाइप से, इसी पर्टिकुलर प्रिज्म से देखते हुए आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वर्णन करना है कि किस तरीके से जो NEP है वो इसके ऊपर पूरा फोकस कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एजुकेशन केवल एक इंजंक्शन नहीं है, ये बल्कि एक इफेक्टिव और परवेसिव टूल है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? देखिए, इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। दिस इज समथिंग, अगर आपको ध्यान होगा, जो गांधी जी के द्वारा दी गई नई तालीम थी उसमें भी उन्होंने इसका बहुत वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चों में सिविक सेंस आएगी, जिससे बच्चों में एक थोड़ा सा सामाजिक सेवा करने की थोड़ी सी एक भावना आएगी। तो ये सब चीज़ें करने वाली जो चीज़ें हैं ये वैल्यू एजुकेशन का हिस्सा आती हैं।
इसके बाद आप देखेंगे, चलिए हम आगे नहीं मूव करेंगे, पहले हम अप्रोच के पहले पार्ट को देख लेते हैं कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अप्रोच टू टीचिंग दैट वर्क्स विद वैल्यूज, इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एनहांसेस द एकेडमिक अचीवमेंट एंड डेवलप्स स्टूडेंट्स सोशल एंड रिलेशनशिप स्किल्स दैट लास्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो इसमें केवल फोकस आपके मार्क्स पे नहीं होता, इस पे फोकस इसमें भी होता है कि जो बच्चे की सामाजिक स्किल्स हैं, जो बच्चे की रिलेशनशिप लेवल पे स्किल्स हैं कि आपको किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बना के रखना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपको बताई जाती हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में। अब ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द थर्ड नेशनल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, एनविसाजेस अ होलिस्टिक लर्नर सेंटर्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। राइट, तो ये आपने अब ट्रांजिशन करेंगे इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए, आप यहां पे बोलेंगे एक्सप्लेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनईपी विच वुड हेल्प इफेक्टिव ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड लीड टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है ना, अब आप एनईपी के जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे कि एनईपी किस तरीके से इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखता है और एनईपी किस तरीके से ये बोलता है कि एजुकेशन असल में एक इंडिविजुअल की सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि एजुकेशन किसी के ऊपर कोई भार नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या लगता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे मज़ा नहीं आता, या फिर मुझे स्कूल में जाके ये सब सीखना पड़ेगा, तो ये एनईपी इससे दूर भाग रहा है। अब एनईपी क्या इंश्योर करवाना चाह रहा है, एनईपी ये इंश्योर करवाना चाह रहा है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसान के लिए उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाए। ऑलराउंड डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है एक समग्र विकास, ये व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करवानी जरूरी है, ये चीज एनईपी यहाँ पे आपके लिए करवा रही है। इस चीज को आपको शो करना है अपने आंसर के थ्रू, ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए, इट विल लीड टू ऑलराउंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिवनेस, एनईपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिव है वो है इंक्लूसिवनेस, यानी कि विकास समावेशी होना चाहिए। One of its goals is to bring 2 crore out of school children into the school system and reduce the dropouts, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि अभी तक स्कूल में गए ही नहीं हैं उनको वो चाहते हैं कि स्कूल सिस्टम में लेकर आया जाए। The policy expands the scope of foundational education, increasing the school going years from 3 to 18 instead of prevalent 6 to 14। कि ऐसा नहीं है कि अभी देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 to 14 से, लेकिन अब ये बोल रही है, एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है कि नहीं 3 से 18 साल तक मिलनी चाहिए। और इसमें क्या होगा कि समय तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो इसका आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। राइट, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा जिससे कि एक इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि एक इंसान किताबी कीड़ा बन के ना रह जाए। ठीक है, तो जिसमें कि एक इंसान की ऐसी डेवलपमेंट हो सके कि उसकी सोशल स्किल्स, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, रिडक्शन इन दी बर्डनसम सिलेबस, अभी क्या है पॉलिसी ये बोलती है कि हम सिलेबस में ऊपर जो है वो कमी करेंगे। फोकस ऑन द वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी। एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स वेल कवर्ड बाय दी एनईपी। तो ये क्या है, बच्चों को अपने वातावरण के बारे में समझाना। क्यों? क्योंकि आज की ये डिमांड है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए कोविड-19 महामारी आने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि इवन डिस्पाइट कोविड-19 द बिगेस्ट थ्रेट विच ह्यूमैनिटी इज फेसिंग इज स्टिल क्लाइमेट चेंज। अगर आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। साथ ही में गवर्नेंस की बात करिए, देखिए एनईपी ऑल्सो सीक्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस बाय ब्रिंगिंग इन अ सिंगल रेगुलेटर टू लुक आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशंस बारिंग मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस। पॉलिसी गिव्स अ फिलिप टू होलिस्टिक एजुकेशन बाय एनविजनिंग द कन्वर्जेंस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पॉलिसी ने क्या कहा है कि हम साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम्स को कन्वर्ज करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में फ़र्क करेंगे हम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होगा 10वीं क्लास के बाद पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए बच्चे ने 10वीं क्लास में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पेरेंट्स बोलते थे यार तुझसे साइंस नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कर तू आर्ट्स ले ले, है ना। या फिर अगर किसी बच्चे के 85 या 90 प्लस आ गए तो उसको इवन दो उसका मन आर्ट्स में जाने का है, लेकिन पेरेंट्स बोलते थे नहीं नहीं आपने 90 प्लस स्कोर किया है, आपको साइंस की स्ट्रीम में ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी पॉलिसी ने एक तरीके से बदलने की कोशिश की है, होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जाने की कोशिश की है बाय कन्वर्जिंग साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं। ठीक है, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है आपकी
national education policy. Focus on ethics and values. The focus on ethics and humans and constitution values will go on a long way in the creation of an enlightened citizenship essential for deepening our democratic roots. इन चीज़ों पर फोकस किया गया है कि स्कूल में बच्चों को एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा. और भी चीज़ें हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये रिकग्निशन ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट में ये नहीं कि इंसान बस अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन इंसान अच्छा स्वस्थ इंसान बन जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है NEP में. क्यों? क्योंकि अब क्या किया गया है, NEP ने कहा है कि केवल मिड डे मील नहीं होगा, उन्होंने कहा है एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट भी होगा. ऐसा आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा जिससे कि आप सुबह सुबह स्कूल में सुस्त महसूस नहीं करेंगे, आपको अच्छा ब्रेकफास्ट दिया जाएगा. इसका प्रोविजन भी इंक्लूड करने की बात करी गई है. In addition to the nutritious midday meal in order to help children achieve better learning outcomes. और इनफैक्ट जो ये मिड डे मील का आइडिया था ये भी हमने यूरोप से लिया था. उसके बाद जो एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट का आइडिया है ये भी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली चलाया जाता है. इनफैक्ट भारत में कई सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को टिफ़िन लाना अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि स्कूल्स ये बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट भी हम करवाएंगे और स्कूल्स में इस चीज़ की निगरानी रखी जाती है कि ब्रेकफास्ट में बच्चे ने कितना खाया है और क्या खाया है. साथ ही में हम मिड डे मील्स का भी आपको प्रोविज़न दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं और इस चीज़ को NEP ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में भी हम ऐसी चीज़ का अब प्रावधान लाने वाले हैं. राइट. सो ऑलराउंड डेवलपमेंट देखिए, केवल उसका एजुकेशन की बात नहीं कि एजुकेशन में पहले आप केवल मैथ्स और साइंस पे फोकस करते थे, आप मॉरल्स पे करेंगे, वो तो है ही. साथ में आपने एथिक्स और वैल्यूज़, साथ में आपने रिकग्निशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है. राइट. तो दिस इज़ हाउ आपको ये दिखाना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही जगह पे एम कर रही है, सही जगह पे टारगेट कर रही है और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ में बिल्कुल मेल भी खाती है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. वैसे मैं समझता हूँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग उतनी अच्छी नहीं है, बच्चा थोड़ा सा डर सकता है ऐसे वगैरह वर्ड्स देख के कि इंजंक्शन क्या होता है, परवेजिव क्या होता है, ये सब चीज़ें. बट आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड आपने NEP के बारे में पढ़ा हो और आपको इतना मालूम हो कि GS4 का पेपर है तो मुझे वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी, तो आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिल ही जाएंगे. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं. ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन मैंने आखिरी टाइम UPSC में देखा था 2016 या 17 की बात है, 16 की बात है इनफैक्ट, आई थिंक मुझे याद आया. उस टाइम सवाल आया था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है, एंगर मैनेजमेंट को लेके सवाल आया था. UPSC ने पूछा था कि एंगर मैनेजमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे. अब ये सवाल बड़ा ओपन एंडेड है, किसी के गुस्से को काबू में करना है, अपने गुस्से को या किसी और के गुस्से को काबू में करना है, तो उपाय क्या क्या है. इस तरह के ओपन एंडेड सवाल भी UPSC पूछ लेती है और वैसा ही क्वेश्चन आपसे अब पूछा गया है. हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियस दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट. घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंत कारण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषातक कर सकती है, राष्ट्र के चित्त को जो है घायल कर सकती है. विषातक यानी कि उसको एक तरीके से पॉइजन कर सकती है, उसको एक तरीके से जहरीला बना सकती है. क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें. तर्क यानी कि कारणों के साथ व्याख्या करें. अब आपको देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं. वो क्या है कि आपको ये बताना पड़ेगा क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है. ठीक है, डू यू एग्री. तो ऑब्वियसली आपको इससे सहमत होना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि घृणा एक ऐसी चीज़ है, हमने अभी पहले क्वेश्चन में बात किया कि इंसानों में एथिकल आइडियल्स, एथिकल वैल्यूज़ होने चाहिए. क्या आपको लगता है कि घृणा कोई एथिकल आइडियल है? क्या आपको लगता है कि किसी भी देश में अगर घृणा होगी तो उसके नागरिक आगे बढ़ पाएंगे, या किसी भी देश के नागरिकों में घृणा होगी तो वो देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं पॉसिबल. राइट. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी कि किस तरीके से घृणा जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है. आपको ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ये बोल देंगे कि नो आई डू नॉट अग्री विद दिस व्यू, तो बिलीव मी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. डू यू अग्री विद दिस व्यू, तो आपका आंसर यहाँ पे येस ही होना चाहिए. येस आई एग्री विद दिस व्यू. जस्टिफाई योर आंसर, इसके लिए आपको कुछ उदाहरण देने होंगे. ठीक है. तो अगर आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में आपको इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा कि हेट्रेड क्या होती है. ठीक है, हेट्रेड का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा. फिर आप बताएंगे डिस्कस इट्स फॉल आउट ऑन द नेशंस स्पिरिट. ये आपका नेक्स्ट पार्ट होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है. ठीक है.
और ये सब चीज़ करते हुए ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपने येस बोल दिया, ये तो आपको येस बोलना ही बोलना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये जस्टिफाई आपको करना होगा, यहाँ पर जस्टिफाई आपको करना होगा नेशन स्पिरिट को किस तरीके से हैम्पर कर सकता है। देखिए, डिफाइन हेट इन योर टर्म्स, एक्सप्लेन हाउ हेट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर वंस विजडम एंड कॉन्शियंस, डिस्कस इट्स फॉल आउट ऑन द नेशन स्पिरिट। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो रही है। Hatred is a feeling which can cause an angry or resentful emotional response which can be used against certain people or ideas। ठीक है, hatred एक ऐसी फीलिंग है, घृणा एक ऐसी फीलिंग है, राइट, घृणा फीलिंग है, इस चीज को तो मानते हैं आप। घृणा से क्या होता है, हो सकता है आप में गुस्सा आ जाए, हो सकता है आपको कोई इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसा हो जिसमें आपको रिजेंट फील हो, कि आपको गुस्से के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुख भी फील हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑल इन ऑल हेट्रेड का जो आउटकम है वो खराब ही होता है। Hatred is often associated with feelings of anger, disgust and a disposition towards the source of hostility। ठीक है, कि disposition towards the source of hostility, मान लीजिए किसी चीज की वजह से आपको hatred हुई है, तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं उस चीज को तोड़ दूं या फिर उस चीज को हर्ट करूं। इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ थिंग ऑल्सो, राइट। और हेट इन्वॉल्व्स एन अप्रेजल दैट अ पर्सन और अ ग्रुप इज ईवल, कि वो जो है वो ईवल है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये देखिए, हमने आपको 2-3 लाइन में बता दिया हेट्रेड क्या है, लेकिन हमने आपसे यहाँ पे ये भी कह रखा है यू हैव टू डिफाइन हेट इन योर टर्म्स। अपने टर्म्स में आपको डिफाइन करना है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि हेट आपको बताना है ये एक स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, जो कि आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इसका आउटकम क्या होता है ये आप यहाँ पे हमने इस चीज़ में बता रखा है, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं। नाउ अब आप बताएंगे ये वाला पार्ट कि हाउ कैन हेट पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। ठीक है, जब आपने ये सब बातें बोल दी ना इंट्रोडक्शन में, तो आपने ऑटोमेटिकली ये बोल दिया कि जी हाँ मैं इस व्यू से एग्री करता हूं। जस्टिफाई करेंगे आप सेकंड पार्ट में, इट कैन पॉइजन नेशन स्पिरिट बिकॉज इट स्प्रेड्स फास्टर, हेट स्प्रेड्स एंड इंक्रीजेस क्विकर इफ इट इज डायरेक्टेड एट अ ग्रुप रादर देन एन इंडिविजुअल। व्हेन वी हेट अ ग्रुप, इंटेंसिटी ऑफ अवर हेट कैन ग्रो विदाउट अस बीइंग कन्फ्रंटेड विद स्पेसिफिक पर्संस। देखिए अगेन बड़ा सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए, और उसमें 50 लोग एक धर्म के हैं, 50 लोग एक धर्म के हैं। अब मान लीजिए जो एक धर्म के कुछ लोग हैं वो दूसरे धर्म के कुछ लोगों से घृणा करने लग गए, तो धीरे धीरे ये बात फैलेगी कि जी हम घृणा करते हैं, वो दूसरे धर्म के हैं, बाकी लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे कि जी हाँ बिल्कुल सही है, उनसे हमें घृणा करनी चाहिए। इट कैन बी अ धर्म ऑल्सो, इट कैन बी अ क्लास ऑल्सो, इट कैन बी अ रेस ऑल्सो, इट कैन बी जेंडर बेस्ड ऑल्सो, इट कैन बी क्लास बेस्ड यानी कि वो गरीब हैं वो अमीर हैं, ठीक है, इट कैन बी जेंडर बेस्ड की वो महिला हैं वो पुरुष हैं, वो ट्रांसजेंडर्स हैं, कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। तो हेट क्या है, एक इंसान से शुरू होती है, वो चिंगारी होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे फैल जाती है। तो इसीलिए ये नेशंस की स्पिरिट को डैमेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि सोशल हार्मनी को ये कम करती है। फर्दर और भी एग्जाम्पल्स हैं, परपेचुइटी ऑफ हेट, ये यहाँ पे परपेचुइटी आना चाहिए, आई एम सॉरी, परपेचुइटी ऑफ हेट, हेट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये ऐसा भी है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भी चली जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पिछली पीढ़ी की कुछ सोच विचार थे, उन्होंने उसको नहीं बदला, तो वो अगली पीढ़ी में एज इट इज चला जाएगा। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनचेक्ड हेट्रेड बिकम्स वेरी डेंजरस एंड इवन थ्रेटन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंट्री, राइट। ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं? एग्जाम्पल सोचिए, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं येमेन में, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं सीरिया में, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो सिविल वॉर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको परपेचुइटी ऑफ हेट भी देखने को मिल रही है। एनकरेजेस वायलेंस अगेंस्ट पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट्स एनमिटी, बिल्कुल वही चीज़ है, वायलेंस भी हो सकता है। जो दंगे होते हैं वो शुरुआत तो हेट से ही होती है, शुरुआत पहले दिन तो इंसान किसी को मारने नहीं लग जाता, पहले दिन तो इंसान कहता है कि हाँ मुझे इस पर गुस्सा है या फिर मुझे इससे नाराज़गी है। धीरे धीरे वो गुस्सा नाराज़गी हिंसा में भी तब्दील हो सकता है। इट कैन मोटिवेट वायलेंट क्राइम एंड डैमेजिंग बिहेवियर्स। आज की डेट में अगर आप देखें, जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है ये भी तो धीरे धीरे वायलेंट हुआ, पहले दिन वायलेंट नहीं था, ठीक है। तो वो हेट थी, वो एक तरीके से हेट थी जो कि ग्रुप्स के बीच में थी, एक तरफ प्रशासन है एक तरफ किसान है। अगेन एग्जाम्पल्स ऐसे चूज कीजिए जो थोड़े से ज़्यादा न्यूट्रल हों, आपको कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, इवन तो आपका व्यक्तिगत विचार कुछ और हो सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ ना बोलें, बिकॉज आप यहाँ पे सरकार को ही रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिटिक्स भी हो सकती हैं। द लॉन्ग परपेचुअल हेट्रेड इकोसिस्टम कैन ऑल्सो पोल्यूट द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। बिल्कुल, जो आपका क्षेत्रवाद है, जो आपका सांप्रदायिकता है, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से खड़ी हुई हैं? हेट से ही खड़ी हुई हैं, ठीक है। शुरुआत हमेशा हेट से होती है, धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती हैं।
तो इस तरीके से आप बता सकते हैं हाउ हेट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, फिर भले वो गुजरात के राइट्स हों, फिर भले मुजफ्फरनगर के राइट्स हों, रीजनलिज्म के केस में आपके सामने हैं जो विदर्भ की डिमांड हो रही है या फिर यूपी में डिमांड हो रही है, हरित प्रदेश की डिमांड हो रही है, कई सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बोडोलैंड की डिमांड हो रही है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, आप एग्जाम्पल्स जितने देंगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलने की कोशिश जो है संभावना यहाँ पे बन जाती है, उतने बेहतर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पे हम ज़्यादा समय नहीं व्यक्त करेंगे जितना हम पहले क्वेश्चंस पे कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? पहला पार्ट, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। सेकेंड पार्ट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सिंपल है, डिस्कस इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रीफली एंड मेंशन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआई एंड डिस्कस देम ब्रीफली एज वेल, ठीक है। तो देखिए ईआई की जो थीम है बहुत कॉमन है, 14 में, 17 में, 19 में, उसके बाद अब दोबारा 20 में, और मान के चलिए कि दोबारा भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आता है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। व्हाट इज ईआई? देखिए, हाउ विल यू अप्लाई ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू अग्री? सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि अगर आप स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करेंगे ईआई को तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हमने अपने पुराने ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। ईआई क्या होती है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ द पीपल अराउंड यू। बड़ा सिंपल समझता हूं मैं ईआई को। यहां पर हमने 5 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और यही 5 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, खुद के बारे में जागरूकता होनी जरूरी है। फिर खुद पे नियंत्रण करना जरूरी है। खुद को समझेंगे तभी तो खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर खुद को समझ ही नहीं पाएंगे तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आपके पहले 2 कंपोनेंट हो गए। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? पीपल अवेयरनेस, ठीक है, लोगों के बारे में जागरूकता होनी जरूरी है। उसके बाद पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे तो लोगों को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, लोगों को मैनेज कैसे कर पाएंगे? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 4 चीजें होती हैं। आप कहीं पर भी जाएं, ये 4 चीज़ों को बताना है। खुद को समझना, खुद को संभालना, लोगों को समझना, लोगों को संभालना, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ सिंपल वर्ड्स। देयर आर 5 की एलिमेंट्स टू इट। ये आप देख सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन है, उसके बाद मोटिवेशन है, उसके बाद एम्पथी है, सोशल स्किल्स हैं। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग चीज़ों तरीके से बताती हैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बट ये भी अगर आप बताएंगे तो ये भी सही है। इनफैक्ट मेरी जो पुरानी वीडियो है 19 वाली, उसमें मैंने इसी तरीके से इसको अप्रोच किया हुआ है। तो एनीथिंग इज फाइन, नॉट टू वरी। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि कैन दे बी लर्नड। तो यहां पर can emotional intelligence be learned? The skills that make up EI can be learned at any time with conscious efforts, ठीक है। The key skills for building EQ and improving ability are following things। तो यहां पर आपको जवाब देना है कि जी हाँ, इनको सीखा जा सकता है विद कॉन्शियस एफर्ट्स। यहाँ पर आपको बताना होगा कि इंसान को क्या क्या करना चाहिए। इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए, इंसान को रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे हैं कि इंसान को हमेशा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन करनी होगी, तब जाके वो ईआई को समझ पाएगा। इंसान को सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को समझना होगा। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोच सकता है, तभी जाके वो ईआई को समझ पाएगा, ईआई को अडॉप्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कंपोनेंट्स 4 है ना। सेल्फ अवेयरनेस पहला कंपोनेंट, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस यानी कि पीपल अवेयरनेस, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि पीपल मैनेजमेंट। तो आप लोगों को मैनेज तभी कर पाएंगे जब लोगों को समझेंगे। तो आपको किसी दूसरे के इंसान के पैरों में चल के देखना होगा कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से, उसकी क्या सिचुएशन है। कल को आप एक मैनेजरल पोजीशन पे जा रहे हैं, आप जब कोई आईएएस या आईपीएस बन जाएंगे तो आपका काम मैनेज करने का होगा, ठीक है, मैनेज करने का, अपने स्टाफ को भी और पब्लिक को भी। तो वहाँ पर आपसे डिमांड यही की जाएगी कि आप पहले लोगों को समझे तो सही। अगर आप लोगों को समझ ही नहीं पाएंगे तो लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाएगा। तो यस, आपको बताना यही है, इट कैन बी लर्नड विद कॉन्शियस एफर्ट्स। बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये दूसरे के बारे में समझना होगा, दूसरे का व्यू पॉइंट समझना होगा, एम्पथेटिक होना होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है, कि सोशल स्किल्स होनी चाहिए, ओपननेस इन कम्युनिकेशन, कंपैशन होना चाहिए, तभी जाके आप एक ज़्यादा अच्छा ईआई डेवलप कर सकते हैं। एम्पथी होनी चाहिए, दूसरे के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। अगर आप नहीं ये जनरेट कर पा रहे हैं तो इन दैट केस आप ईआई को नहीं सीख पाएंगे।
इस तरीके से आपको इसका जवाब देना था। सिंपल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं शायद एक्सपेक्ट 4-5 साल से कर रहा हूँ, फाइनली यूपीएससी ने पूछ लिया है। क्योंकि हम हर बार पढ़ के जाते हैं कि बुद्धा की टीचिंग्स का क्या रेलेवेंस है एथिक्स में, और अब फाइनली यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया है। सो व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे एंड व्हाई, डिस्कस। बहुत सिंपल है, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों, विवेचना कीजिए। ठीक है। सो इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म फिलॉसफी ब्रीफली। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। ठीक है, पहला पार्ट तो वो होगा, हिस्ट्री का पार्ट है, बिल्कुल आसान है। डिस्कस दोज बुद्धिस्ट टीचिंग्स विच आर हाईली रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम, गिव रीजंस। सिंपल है। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, इसमें दो तरीके हैं क्वेश्चन को आंसर करने के। वो दो तरीके क्या है उनको समझ ली। जो पहला तरीका होता है, पहले तरीके में बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन में बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बता दिया, और फिर बॉडी में आपने बताया कि जी ये वाली आज बहुत रेलिवेंट है और इस तरीके से रेलिवेंट है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच की दिक्कत ये है कि आपके पास वर्ड्स की कमी है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसे ना करें। जब वर्ड्स की कमी हो तो स्पेशली ऐसे ना करें, बिकॉज आपने क्या किया, पहले टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में 50 वर्ड्स लिख दिए, फिर बॉडी में आपने जाके 100 वर्ड्स और लिखे। ठीक है, इस केस में दिक्कत क्या है आप समझिए। आपने इंट्रोडक्शन में पहले 50 वर्ड्स में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बात करी, आपने उसी चीज़ को रिपीट करना है आगे जाके 100 वर्ड्स में, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है एंड साथ ही में आप चीज़ को रिपीट भी कर रहे हैं। ऐसे केस में, और देखिए जो आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अप्रोच ये है, उसके बाद विच आर द मोस्ट रेलिवेंट, चलिए सेकंड पार्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसी तरीके से फॉलो करें। जो सेकंड अप्रोच है वो ये है कि आप बुद्धा की टीचिंग्स हैं, 4 टीचिंग्स हैं, ठीक है, चारों के बारे में बात कर रहे हैं और चारों के बारे में साथ साथ उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि वो आज की डेट में जो है वो प्रासंगिक क्यों है, वो आज की डेट में रेलिवेंट क्यों है। राइट। सो देखिए यहाँ पर, बुद्धिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ एक्सपाउंडेड बाय बुद्धा हु लिव्ड एंड टॉट इन नॉर्दर्न इंडिया इन द 6th century. टीचिंग्स आर हाईली रेलिवेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। हमने इतनी बेसिक सी बात करी कि बुद्धिज्म बेसिकली क्या फिलोसफी है। उसके बाद फॉलोइंग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रेलिवेंट। सबसे पहले नॉन वायलेंस। बुद्धिस्ट फिलोसफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ यूज इन वायलेंस फॉर एनी पर्पस। द वर्ल्ड हैज बिकमिंग वायलेंट डे बाय डे, हम सभी देखते हैं। इनफैक्ट कोविड-19 में हैरानी वाली बात थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शांत देशों में से एक माना जाता है स्वीडन, फिनलैंड, वहाँ पर भी आपको दंगे देखने को मिले, वहाँ पर भी आपको राइट्स देखने को मिली। यूरोपियन यूनियन में भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिकली एडवांस मानी जाती हैं, मैच्योर मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने इस साल दंगे देखे। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि नॉन वायलेंस की आज की डेट में दुनिया को बहुत ज़रूरत है। राइट। इंक्रीज्ड बेलिजरेंस बिटवीन द काउंटर्स, जेनोसाइड्स वगैरह वगैरह कंट्रीज़ के बीच में हमने देखा। जेनोसाइड चाइना में जो उइघुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, किस तरीके से नरसंहार हो रहा है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया है, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ आप आराम से 8 से 10 एग्जाम्पल्स यहाँ पे निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद नॉन अटैचमेंट एंड नॉन मटीरियलिज्म। जैसे जैसे दुनिया में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही में लोगों का जो लगाव है वो चीज़ों के साथ बढ़ रहा है, लोगों के साथ कम हो रहा है। पीपल आर मोर अटैच टू थिंग्स दैन टू human beings. People are more interested in materials than emotions. People are more going behind, हिंदी में कहते हैं भौतिक समृद्धि। लेकिन भौतिक समृद्धि की वजह से जो लोगों के आपसी रिलेशंस हैं, जो लोगों के आपसी संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो इस चीज़ को बुद्ध ने कहा था, मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से इंसान को दूर रहना चाहिए, ओवर कंज्यूमरिज्म से दूर रहना चाहिए। वही चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। कंपैशनेट सोसाइटी। देखिए बुद्ध और जैनिज्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़र्क था। जैनिज्म जो था वो अपने आप को ऐसे सवालों में उलझा के रखता था कि भगवान है या नहीं है, लेकिन बुद्ध का बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था। बुद्ध ने कहा था मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एग्नोस्टिक। एक होता है थीस्ट, एक होता है अथीस्ट। बुद्ध क्या थे? एग्नोस्टिक, कि हमें इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भगवान है या नहीं है। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो आज की डेट में मनुष्य है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जो मुसीबतें हैं, इसका समाधान हम कैसे करें। तो ये बुद्ध का मानना था। तो बुद्ध इज नोन फॉर हर इलैबोरेट व्यूज ऑन कंपैशन। ही डायरेक्टेड हिज फॉलोअर्स टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज हाईली रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड वेयर द इनइक्वालिटी एंड इनइक्विटी बोथ हैव बीन राइजिंग। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स।
मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सुसाइड्स एंड डिप्रेशन, ये भी चीज़ बुद्ध ने बहुत कही थी। निर्वाण उनको कैसे हासिल हुआ, उन्होंने ध्यान लगाया था, बोधि ट्री के नीचे बैठ के ध्यान लगाया तो उनको निर्वाण हासिल हुआ, उनको मोक्ष भी उनको हासिल हुआ। तो ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ सुसाइड्स, डिप्रेशन कहीं ना कहीं बताते हैं कि लोगों को मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बहुत आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बुद्ध की, आप इनको कितना भी चाहें बता सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स प्लीज़ लूज आउट ना करें। अप्रोच के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, कौन सा आपको फॉलो नहीं करना है, कौन सा करना है, वो भी आपको बता दिया है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, इसमें हम आपको आंसर स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसमें हम केवल अप्रोच की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आई पर्सनली फील कि एग्जामिनर ने इसको फ्रेम करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती की है, जिसकी वजह से बच्चों को शायद ये उतनी आसानी से समझ ना पाए। The will to power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine this statement in the context of international relations. शक्ति की इच्छा विद्यमान है, विद्यमान यानी कि ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए निर्देशित का मतलब क्या हुआ, गाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसको आप एक चैनलाइज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। असल में क्या हुआ कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उन्होंने इसको पढ़ लिया होगा और उनको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये कोटेशन ऐसी है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। लेकिन आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि ये जो पूरा का पूरा कोटेशन है, पूरा का पूरा सवाल है, ये किस संदर्भ में पूछा गया है। ये पूछा गया है रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन आईआर। ये चीज तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि हमने एथिक्स में एक चीज पढ़ी कि आईआर में एथिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में नैतिकता होनी कितनी आवश्यक है, ये चीज को हम जानते हैं। इस सवाल में आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि देखिए आईआर में एथिक्स होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। ठीक है, बड़ा सिंपली क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों के साथ खराब ना करें, ताकि जो बड़े देश हैं वो जो कमिटमेंट कर दी है उससे पीछे ना हटें। ठीक है, यह आपने बता दिया। उसके बाद आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं। एग्जाम्पल्स आप कैसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यूएसए सबसे बड़ा पावरफुल देश है, उसकी इकोनॉमी सबसे पावरफुल है, राइट। अब जो यूएसए इतना पावरफुल देश है वो बेसिकली ये कहता है, अब यूएसए ने पहले पेरिस एग्रीमेंट को साइन करवाया, खुद ने भी साइन किया, बाद में लोगों से भी साइन करवाया, लेकिन जब नई सरकार आई तो उन्होंने छोड़ के चले गए। तो उनके पास पावर है, उनके पास जो है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये आपको बताना है कि देयर इज अ मॉरल ड्यूटी ऑन यूएसए कि वो पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आज की डेट में दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी मुसीबत है। और यूएसए जैसी बड़ी कंट्री जिसका इतना ज़्यादा उत्सर्जन है, जिसका इतना बड़ा योगदान है दुनिया में, वो अगर पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ के जाएगी तो बाकी देशों के ऊपर क्या सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल गलत सिग्नल आएगा। ये चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल आपको देना है। सेकेंडली, अच्छा मान लीजिए यूएसए के पास पावर है, यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पावरफुल कंट्री रही है, लेकिन यूएसए ने दखल अंदाजी करनी शुरू करी मिडल ईस्ट में, पहले ईरान में, फिर इराक में, उसके बाद अभी सीरिया में, जगह जगह पे, और फिर यमन में यूएसए ने दखल अंदाजी करनी शुरू करी। लेकिन कल को यूएसए उस चीज़ को आधे में छोड़ के चला जाए, क्या वो सही होगा? जी नहीं। अब यूएसए एक तरफ तो चाहता है कि हम महाशक्ति भी बनकर रहें, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी महाशक्ति जो उसका स्टेटस है, क्या उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है? जी नहीं। एथिक्स इन आईआर ये कहते हैं कि अगर आप एक महाशक्ति हैं तो आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ यूएसए के लिए लागू है, ये चीज़ रशिया के लिए भी लागू है। सिमिलरली चाइना के ऊपर भी लागू है। चाइना एक बहुत ही उभरती आर्थिक महाशक्ति है, राइट। आने वाले 10 देशों में प्रोबेबली हम ये कह पाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी है और यूएसए की इकोनॉमी शायद पीछे रह सकती है। लेकिन अगर चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, क्या आपको नहीं लगता कि चाइना को ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ये पूरा का पूरा साल देखिए, 2020 का पूरा साल सबसे अधिक फोकस जो खबरों का रहा वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर रहा। अभी भी सिचुएशन वैसी ही चलती आ रही है। आईआर को लेके जो है कई सारे रूप कई सारे देशों के सामने आए, ब्राज़ील का रूप सामने आया, हंगरी का रूप सामने आया, राइट। तो आपको ये बताना है कि हो सकता है
किसी देश में एक लीडर इतना पावरफुल हो, मान लीजिए वो देश एक लोकतंत्र है, हो सकता है कि वो इतना पावरफुल लीडर हो कि वो कल को चाहे कि मैं तो यहाँ पे तानाशाह बन सकता हूं, लेकिन क्या उसका तानाशाह बनना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, राइट? क्या उसका किसी और देश से प्रेरणा लेके तानाशाह बनना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, जितने अधिक एग्जाम्पल्स आप दे पाएंगे, जितना आप बेटर कर पाएंगे, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता। देखिए कोटेशन में ना, अगर आपको कोटेशन समझ नहीं आ रही लेकिन आपको उसका एसेंस समझ आ चुका है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देके वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। यही मेरा आपको लेसन था यहाँ पे देने के लिए। खैर आगे जाके हम कोटेशंस को कवर करेंगे तो आपको बताएंगे कवर कैसे किया जाता है, लेकिन ऐसे केस में जब क्वेश्चन टफ हो, जब क्वेश्चन समझ कम आए, तो आपको अपने बेसिक्स पे जाना है। जो अप्रोच हमने अपनाई थी एजुकेशन वाले क्वेश्चन में, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, हमने समझा कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसके बारे में लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे कि किस तरीके से एनईपी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करती है। उसी तरीके से एथिक्स इन आईआर हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। जी हाँ, तो इसमें क्या है कि जो बड़े देश हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। इसी चीज का वर्णन आपको करना है थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। क्लियर है? विद दैट आई टेक योर लीव और इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में एथिक्स की थ्योरी के बचे हुए सवालों को कवर करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।